Good morning, all of you. My name is Jiten Lodwal. I am nursing tutor. Today we'll be discuss about asthma. Definition of asthma. Asthma is a chronic inflammatory disease of the airway characterized by the hypersensitive mucosal edemas, mucosal productions. It is a chronic lungs disease that inflammations nerve and airway. अस्थमा एक सांस से जुड़ी बीमारी है जो एक इन्फेक्शन से अपने लंग्स में एयरवे वेल्स में इन्फेक्शन के कारण से लंग्स की जो वेन रहती है वो अपनी पतली हो जाती है और सूजन आने लग जाती है जिसके कारण अस्थमा का हो सकता है। बात करते हैं दिस इज़ इन्फ्लामेशंस यूटिलाइड लाइट टू रिकरेंट एपिसोड ऑफ द अस्थमा सिम्टम्स। अब इसके अस्थमा के सिम्टम्स में देखा है इसमें क्या क्या इसमें सिम्टम्स है। दिस इज इन्फ्लामेशन यूटिलाइड लाइट टू द रिकरेंट एपिसोड इज अस्थमा सिम्टम्स कफ चेस्ट टाइटनेस विजनिंग एंड द डिस्पेनिया। ए पेशेंट विथ अस्थमा एक्सपीरियंस सिम्टम्स फ्री पीरियड अल्टरनेटिव विथ द acute experience that is last minutes to hours of day। अस्थमा वाले पेशेंट को खांसी चलने लगेगी और चेस्ट टाइटनेस होने लगेगा और चेस्ट के अंदर से सांस घर घर की आवाज़ आएगी और बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगेगी, चेस्ट पेन होने लगेगा। ये सारी चीज़ें सिम्टम्स अस्थमा वाले पेशेंट के सेंस में देखेंगे अपन। और इस प्रकार से एक ये स्ट्रक्चर डायग्राम दिया है जिसके कारण जो अस्थमा वाले पेशेंट हैं उनकी एयरवे और नर्व कैसी होने लग जाती है। इसमें ओपन एयरवे में इस प्रकार से दिया गया है पहले वाले में, और दूसरे वाले में नर्व ऐसा हो जाता है। इसके कारण अस्थमा पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। अब इसमें रिस्क फैक्टर के देखेंगे अपन रिस्क फैक्टर में क्या क्या होता है। रिस्क फैक्टर में देखेंगे अपन अस्थमा इज़ अ मोस्ट कॉमन क्रोनिक डिजीज़ ऑफ चाइल्ड कैन बिगिनिंग एट एनी एज। अस्थमा जो एक ऐसी डिजीज़ है जो बच्चे से लेकर एनी किसी प्रकार की उम्र में हो सकता है। रिस्क फैक्टर फॉर अस्थमा इंक्लूड्स। अब रिस्क फैक्टर किन किन कारणों से ये अस्थमा हो सकता है आज इसमें पॉइंट वन में देखेंगे अपन। फैमिली हिस्ट्री लेंगे। फैमिली हिस्ट्री में ये देखेंगे अपन फैमिली में अपने पेरेंट्स को या किसी घर के सदस्य को किसी को ये अस्थमा की बीमारी है तो ये है कि 70 से 20% चांसेस अपने चाइल्ड में रहते हैं कि चाइल्ड में भी अस्थमा हो सकता है। एलर्जी के कारण हो सकता है। एलर्जी अपन घर में या कहीं पर भी काम कर रहे धूल मिट्टी जिसके एलर्जी रिएक्शन हो सकता है और ये ज़्यादातर तक खांसी चलने पे और लॉन्ग टर्म में डिजीज़ भी हो सकती है। क्रॉनिक एक्सप्लोजन से एयर भी हो सकता है, इरिटेशन से। और एग्जांपल इस प्रकार से होता है इसमें वीट फोलिना मोल्ट डस्ट एंड एनिमल्स। डस्ट के कारण हो सकती है और एनिमल्स के कारण भी हो सकती है। मोस्ट टाइगर्स ऑफ द अस्थमा सिम्टम्स एक्सक्रिप्शंस इंक्लूड्स एयर वेदर इरिटेशंस। और इसमें सिम्टम्स में बताया है एग्जांपल दिया है क्या क्या है इसमें। एग्जांपल में देखेंगे अपन पोल्यूशंस स्ट्रेस इमोशनल सबसेट। पोल्यूशन के कारण हो सकता है और स्ट्रेस के कारण हो सकता है और इमोशनल अपसेटिंग हो सकता है, इंसाइनाइटिस होता है, पोस्टनाइसिस होता है, ड्रीप मेडिकेशन से वायरल रेस्पिरेटरी होता है। मतलब कि डीप ज़्यादा टाइम तक मेडिकेशन खाने से और जो अपने को प्रॉपरली तरीके से मतलब जो लेना चाहिए वो नहीं ले पाते अपन को, इससे ज़्यादा डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिकेशन खा लेते हैं और अस्थमा वाली डिजीज़ है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है पेशेंट को। इमोशनली अफेक्टिंग इन्फेक्शंस एस्टोफेगल से रिफ्लेक्स होने लगे, जो एस्टोरिफ्लेक्स है वो रिफ्लेक्स होने लगेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अब मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अस्थमा में कॉफिंग होने लगेगा, खांसी सबसे ज़्यादा चलने लगेगी विथ म्यूकोसा प्रोडक्शन होने लग जाएगा। उसको सबसे ज़्यादा खांसी चलेगी और उसको म्यूकोसा प्रोडक्शन होने लग जाएगा। डिस्पेसनिया होने लग जाएगा, उसको विजनिंग होने लगेगी। डिस्पेसनिया विजनिंग होने के बाद में फर्स्ट वन देखेंगे एक्सपायरेशन होने लगेगा। एक्सपायरेशन तो उसको सांस लेने में और छोड़ने में बहुत काफ़ी परेशानी होने लगेगी। देन पॉसिबल्स दो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हैज़ बिल्स। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में अटैक अस्थमा पेट अटैक फ्रिक्वेंटली हाउजर्स एट नाइट और इन द अर्ली मॉर्निंग। अटैक के चांसेस रहेंगे नाइट और अर्ली मॉर्निंग के। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने रहेगी
and asthma experience infrequently procedures increasing symptoms our day, but it might be droplets. अब उसमें देखेंगे अपन क्या क्या इसमें होता है। कंटेंट में लिखा हुआ है चेस्ट टाइटनेस होने लगेगा और डिस्पेसनिया होने लगेगा हाउसेस। और सेकेंड पॉइंट में इसका एक्सपायरेशंस रिक्वायर्स अफोर्ड्स एंड बिकम्स प्रोलोंगेट होने लगेगा। सेकेंड फिल्म में अपन ये देखा है कि एक्सपायरेशंस होएगा उसके रिक्वायर होएगा और अफोर्ड्स बिकम प्रोलोंगेट होने लगेगा। हैज़ एक्सकर्वशंस प्रोग्रेसिव सेंट्रल साइनोसिस सेकेंडरीज टू द सर्वर्स हाइपोक्सिया माई आउजर्स। एडिशनल सिम्टम्स में देखेंगे तो अपन सच एज डिस्पोसिस टेकिकार्डिया एंड मिडनाइट पल्स रेस्पेसर्स माई आउजर्स। अब इसमें कंटेंट बताया है एक्सेसिव इंक्लूड्स अस्थमा मैक्सिमल सिम्टम्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज अब्सेंस। जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज में अब्सेंस होता है उसमें निकोटिन सिम्टम्स में देखेंगे सिम्टम्स समटाइम्स ऑन द डिस्क्रिप्शंस ऑन choking sensations of during exercise a server continuing reactions status asthmatics my outers it is a life threatening इकोजाइमिया रेसेस जो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा और इकोजाइजन हो जाएगा रेसेस एंड टेम्पररी के लिए एडियम होने लग जाएगा। टेम्पररी के लिए एडियम होएगा और उसमें बहुत ज़्यादा सूजन होने लग जाएगी और एलर्जी रिएक्शन के कारण अस्थमा होता है। आप पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे इसमें पैथोलॉजी में क्या क्या होता है तो टाइगर फैक्टर होता है। टाइगर फैक्टर में अपना एयरवे इन्फ्लामेशन होता है। एयरवे इन्फ्लामेशन में सूजन आने लग जाती है और अपने लंग्स में वेन में और हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकोजा होता है जिसमें हाइपर सिक्रेशन म्यूकोजा बहुत ज़्यादा होने लग जाता है और एयरवे म्यूकोजा कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है। जो एयरवे का वॉल रहता है वो कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है और सेलिंग ऑफ ब्रोंकियल मेम्ब्रेन्स हो जाता है। जो स्वेलिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लग जाती है जिस प्रकार से जो नर्व रहती है नर्व हो जाएगा ब्रीथिंग पैसेज चालू होने लग जाएंगे जिसके कारण ये सिम्टम्स उसमें बताया है। स्नीजिंग होने लगेगा कफिंग खांसी चलने लगेगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लगेगी और टाइटनेस ऑफ चेस्ट होने लगेगा। टेस्ट बहुत ज़्यादा टाइटनेस होने लगेगा पेन होने लगेगा चेस्ट में और खांसी बहुत ज़्यादा आने लगेगी। ये इसकी पैथोलॉजी में दिखाया है अपन नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब और इन्फ्लेमेटरी ब्रोंकियल ट्यूब हैज़ एस्थमेटिक। अब नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब में रिफ्लेक्स स्मूथ मसल्स होता है। जो एक नॉर्मल मतलब कि एक ब्रोंकियल ट्यूब रहती है एक स्मूथली उसमें मसल्स इसलिए रिफ्लेक्स स्मूथ मसल्स होता है और इन्फ्लेमेटरी ब्रोंकियल ट्यूब में इसमें दूसरे वाले डायग्राम में इसमें दिखाया है कि टाइटनेस ऑफ स्मूथ मसल जिसमें स्वेलिंग और म्यूकोजा होने चाहिए। जिस प्रकार से अपन सांस लेते हैं और उसमें नॉर्मली अपन सांस ले सकते हैं और जो अस्थमा वाले पेशेंट रहते हैं जिनकी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब अस्थमा ऐसी हो जाती है जिसके कारण सूजन होने लग जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होता है और स्मूथली मस्कुलर हो जाता है स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें म्यूकोजा में। इस प्रकार से सब बताया है इसमें। असेसमेंट में देखेंगे अपन असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक मेथड में देखेंगे। असेसमेंट और डायग्नोस्टिक मेथड में क्या देखेंगे मेन चीज़ इसमें अपन फैमिली इन्वायरमेंट देखेंगे फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है फैमिली में किसी को अस्थमा तो नहीं है और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री देखेंगे कि वहाँ जहाँ काम करता है वहाँ पे किस तरीके से इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें केमिकल वाली चीज़ें तो नहीं है ये सारी चीज़ें पूछेंगे। और सेकेंड पॉइंट में बताया है इसका ड्यूरिंग एक्यूट एपिसोड स्पूटम्स एंड ब्लड टेस्ट पल्स ऑक्सीमीटर एबीजी हाइपरकेनेमिया रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। अब इसमें दूसरे वाले पॉइंट में बताया है इसका एक्यूट एपिसोड में स्पूटम टेस्ट करेंगे अपन इसका ब्लड टेस्ट करेंगे और पल्स ऑक्सीमीटर से एबीजी इसका हाइपरकेनेमिया रेस्पिरेटरी एल्कोलिन करेंगे। पल्मोनरी फंक्शंस पल्मोनरी फंक्शंस में देखेंगे इसका अपन फर्स्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम FVI एंड फर्स्ट vital capacities FVI decreased testes are the prepare for mode। अब बात करते हैं इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे इसका अवॉइडनेस ऑफ टाइगर करना है। द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू आइडेंटिफाई द अवॉइड ऑफ अस्थमा टाइगर्स और इफ टाइगर्स कैन नॉट बी अवॉइडेड द पेशेंट कैन यूज ब्रोंकोडायलेटर्स बिफोर एक्सपोजर्स। ब्रोंकोडायलेटर देना है पेशेंट को एक्सपोजर के ऑफ
फार्माकोलॉजी में देखेंगे अपन फार्माकोलॉजिकल में क्या क्या देना है अपने को। देयर आर टू क्लासेस ऑफ मेडिकेशन, जो मेडिकेशन के रहते हैं टू क्लासेस रहते हैं इसमें अपन मेडिकेशन तो प्रकार में अपन को कौन कौन सी चीज़ों में इसमें दे सकते हैं अपन। लॉन्ग एक्टिव कंट्रोल की बात करेंगे, जो लंबे समय तक अपन कंट्रोल कर सके अस्थमा की, उसमें देखेंगे अपन। तो क्विक रिलीफ मेडिकेशन देंगे अपन, और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शंस देंगे। एक मेडिकेशन का एक प्रोडक्शन देंगे जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ और आराम मिले, और सेल्बुटामोल देंगे। और लॉन्ग एक्टिव कंट्रोल मेडिकेशन में देखेंगे अपन इनहेलेशंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस, कोलेस्टेंस, लोकेट्रिन मेडिफाइड, मोनोक्लेटोकॉइड्स, सेल से। और लॉन्ग टर्म में बीटा अगेंस्ट सेलिमेट्रोल, मिथाइलनेसिस, थ्रोफिलिन, कॉम्बिनेटिव इनहेलर्स, फोलिस्टिन्स, सिलमेट्रोल्स, क्रोमिनल सोडियम्स और एल्यूमिनियम, सारी चीज़ देंगे। अब क्विक रिलीफ मेडिकेशन में देखेंगे अपन। क्विक की रिलीफ मेडिकेशन में देखेंगे शॉर्ट एक्टिंग बीटा एंड बीटा टू एड्रोजेनिक एजेंट, एल्ब्यूट्रॉल्स, एंटीक्लोनिजिंग्स, आइब्रोप्रोटीन्स, प्रोमोट्स, ओरल IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फ्लोनिडाजोल्स, लैक्टिकोसाइड, मॉडिफाइलेटर्स, इनहेलेटर्स, एंटी क्लोटिन मेथनोलिसिस। नॉन फार्मेटिक में देखेंगे अपन नॉन फार्मेकोलॉजिक इंटरवेंस देखेंगे अपन। तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे अपन, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब सांस लेने में परेशानी होती है तो उसे अपन चीज़ इसमें ऑक्सीजन थेरेपी उसको देंगे पहले। ऑक्सीजन थेरेपी के बाद में अपन पोस्टल ड्रेनेज, चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे, चेस्ट की फिजियोथेरेपी करेंगे कि चेस्ट में कितनी प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। कफिंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज देंगे उसको, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स से, एक्यूप्रेशर से, ये चीज़ देंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं अपन क्या क्या इसमें अपन ने पढ़ा है अस्थमा में। पढ़ा है अपन ने और इसमें पहले डेफिनेशन पढ़ी है अपन ने। डेफिनेशन में देखा है कि किस प्रकार से अस्थमा होता है और क्या देखा जाता है अस्थमा में अपन, और ये बताया था ओपन एयर वे। इस प्रकार से डायग्राम इसमें दिया गया है कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा होता है तो किस प्रकार से उसमें ये चीज़ पाई जाती है। रिस्क फैक्टर में देखा है अपन ने किन किन कारणों से रिस्क फैक्टर होता है पेशेंट को, अस्थमा वाले पेशेंट को। फैमिली हिस्ट्री देखेंगे अपन, इसमें अपन फैमिली हिस्ट्री में बताया है कि अपन ने उसके फैमिली में किसी को होता है तो नॉर्मल सी बात है कि किसी बच्चे को भी, चाइल्ड को भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे होने का। और दूसरे में अपन ने देखा है डस्ट पार्टिकल्स एंड एनिमल से भी हो सकता है। और कॉमन डायग्नोसिस अस्थमा सिम्टम्स में कौन कौन सी चीज़ें अपन ने पाई जाती है भी पढ़ा है अपन ने। और स्मोकिंग होता है, और स्मोकिंग के परफ्यूम्स, एक्सरसाइज इमोशनली होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पढ़ा था अपन ने मोस्ट कॉमन साइन ऑफ सिम्टम्स से कौन कौन सी चीज़ें उसमें ज़्यादा होती है। एक तो कफिंग होने लगेगा, खांसी चलने लगेगी बहुत ज़्यादा, चेस्ट पे टाइटनेस होने लगेगा, और एक्सपायरेशन ऑक्सीजन लेने में छोड़ने में काफ़ी परेशानी आने लगेगी पेशेंट को। सेकेंडरी इज हाइपोक्सिया, एडिशनल सिम्टम्स ऑफ द डिस्पोजिस टेकिकार्डिया, वीडिंग ऑफ द पेशेंट्स वाइज। एक्सरसाइज में देखा था अपन ने कि किन किन प्रकार से मैक्सिमम सिम्टम्स ऑफ द ड्यूरिंग करवाए थे पेशेंट को। और फिर तो फिजियोलॉजी में देखा था अपन ने, पढ़ा था टाइगर्स ऑफ फैक्टर्स होता है, एयरवे इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, और म्यूकल सिक्रेशन होने लग जाता है, एयरवे म्यूकल कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है, स्वेलिंग ब्रोंकल मेम्ब्रेन्स होने लग जाता है, नर्व ब्रीथिंग पैसेज होने लग जाती है, जिसके कारण पेशेंट को कफिंग होने लग जाता है, वीजनिंग होने लग जाती है, वीजनिंग साउंड होने लग जाती है, घर घर की आवाज़ आने लग जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है सांस लेने में, और टाइटनेस ऑफ चेस्ट होने लग जाता है, चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट होने लग जाता है। और इस प्रकार से अपना नॉर्मल ब्रोंकल ट्यूब बताया था और इन्फ्लामेटरी ट्यूब बताया था। जो नॉर्मल ट्यूब रहता है उसमें आसानी से अपन सांस ले सकते और छोड़ सकते, और बिना किसी सूजन को नॉर्मल दे सकते ऐसे। और इसमें अपना इन्फ्लामेशन में ब्रोंकल अस्थमा में देखेंगे तो टाइटनेस होने लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होएगा सांस लेने में और छोड़ने में, और उसमें स्वेलिंग रहेगी अंदर लंग्स के वेंस में, और मुकेसा रहेगा। और असेसमेंट ऑफ डायग्नोसिस मेथड में देखा था असेसमेंट में क्या क्या उसकी असेसमेंट करेंगे फैमिली हिस्ट्री में। जो उसको मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे उसको कौन कौन से अपन मेडिकेशन देंगे, डायग्नेट्स जो मेन उसके मेडिकेशन जो एक्सपोजर करेंगे। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में क्या क्या देंगे उससे अपन मेडिकेशन, जो कि एक लॉन्ग टाइम और
के लिए रिलीफ के लिए पेशेंट को मेडिकेशन कंट्रोल के लिए इनहेलेशन देंगे, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, मेडिकेशन देंगे और लिकोटिन मॉडिफाइड मोनोक्लोक्सिन देंगे, लॉन्ग टर्म बीटा एगोनिस्टिक सैलबुटामॉल देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलेबल देंगे पेशेंट को, क्रोमल सोडियम से इम्यूनोलाइज देंगे और क्विक रिलीफ मेडिकेशन देंगे, शॉर्टनेस एक्टिव बीटा एड्रेनलिन देंगे और प्रोटीन मूवमेंट देंगे, आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, प्रोटीन मसल देंगे। ये सारी चीज़ें पेशेंट को अपन अवेलेबल करवाएंगे। नॉन फार्माकोलॉजी में देखेंगे अपन इंटरवेनस में, तो ऑक्सीजन को मेन चीज़ अपन को पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी में अपन को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, पोस्ट एड्रेनलिन जिसके कारण चेस्ट थेरेपी उसको देंगे अपन, कफिंग डीपिंग ब्रीथिंग होगी तो उसको एक्सरसाइज करेंगे रिलैक्सेशन ऑफ द टेक्निक्स के, और उसके बाद में अपन एफिन चेंज करेंगे अपन। देन लास्ट में थैंक यू।